बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है एमक्यूएम के साबिक डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा साहब। शाहिद पाशा साहब के हवाले से या बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो असल एमक्यूएम जो है उसके इंतहाई सीनियर कारकुन हैं और उनकी बड़ी खदमात हैं पार्टी के लिए। और उनको जब ये जो वाकया हुआ 22 अगस्त 2016 का, उससे पहले जो बानी व कायद एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने उनको डिप्टी कन्वीनर बनाया था। बुरे हालात में वो उन्होंने डिप्टी कन्वीनर का ओहदा संभाला था और अपना जो है बड़ी अच्छी उन्होंने जो भी अपनी खदमात अंजाम दी थी। इसके बाद जब 22 अगस्त हो गई और फारूक सत्तार जब आए तो उस वक्त भी शाहिद पाशा साहब जो है वो डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर थे। इस वक्त शाहिद पाशा साहब जो है वो एमक्यूएम में ही है और वो फारूक सत्तार के और मुस्तफा कमाल के शामिल होने से पहले जो है वो एमक्यूएम में वो चले गए थे। वो फारूक सत्तार साहब के साथ थे वो, लेकिन वो फारूक सत्तार के और मुस्तफा कमाल के फैसला करने से पहले, शमूलियत से पहले ही एमक्यूएम पाकिस्तान यानी बहादुराबाद चले गए थे। इस वक्त मेरे साथ वो ऑनलाइन है शाहिद पाशा साहब। शाहिद पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, आपने जो है वो थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने तो कम से कम ये पहल की। फारूक सत्तार भी सोचते रहे और वो कहते हैं कि वो ताखिर की, और मुस्तफा कमाल ने तो खैर जाहिर है कि अपनी पार्टी अलग बना ली थी, लेकिन आप भी अलग हो गए थे भूखे और फारूक सत्तार के साथ आ गए थे, लेकिन आप चले गए। तो पहले तो जरा इस पे हम बात कर लें कि ये जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर के जो 4 ओहदे जो है वो एमक्यूएम में अब इस वक्त हो गए हैं। पहले आमिर खान साहब थे एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर, और अब जो है वो 3 मजीद, जिसमें एक मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और नसीम जलील साहिबा और अनीस कायम खानी, जो बड़े अहम जिम्मेदार रहे हैं 90 के, वो भी डिप्टी कन्वीनर। तो आप ये जो नई तकरीरियां हैं इसको कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त हैं पार्टी के अंदर। जी साबिर भाई, बिल्कुल। और ये तकर्रियाँ तो बहुत खुश आइंद है और मैं तो बड़ी पॉजिटिवली इसको देखता हूँ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। अब आगे की तरफ देखना है। और महाजिर कौम का भी नेशनल मजमूई बहुत नुकसान हो गया, जिसका खमियाजा के सिंध के शहरी जो आबादी है वो भुगत रही है। बल्दियाती इलेक्शन भी आपने देख लिया कि वो कहते हैं ना कि एक की हो गई चोंच, एक की टूट गई चोंच और एक की हो गई दुम गुम। जी तो जी। वो वाला एक मसला हो गया कि एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो जी जी कराची में ऐसा ही हुआ है। जी और सारे जो टक्कर के जो लोग थे वो टुकड़ियों में बढ़ गए थे। और मेरी बड़ी कोशिश थी, गुज़िश्ता 2 सालों से मैं ये कोशिश कर रहा था कि हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। और फारूक भाई से भी बुनियादी इख्तिलाफ यही था कि फारूक भाई एमक्यूएम के अगेंस्ट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये हमारा तय था। हम सिर्फ एमक्यूएम को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन जब फारूक भाई ने बल्दियाती पैनल खड़े कर दिए और खुद भी खड़े हो गए एज एमएनए एमक्यूएम के सामने, तो उस पर थोड़ा सा मुझे रिजर्वेशन थी, दुख भी था, तकलीफ भी था। मैंने बहुत कोशिश की खालिद भाई फारूक भाई जो है वो बैठ जाएं और मिलकर एमक्यूएम को एक करें। और मैं ही वाहिद आदमी हूँ, खालिद भाई और फारूक भाई से मैं राब्ता करता था। और खालिद भाई को मैं फारूक भाई के घर पे तक लेकर आया कि फारूक भाई की ये ख्वाहिश थी कि एक दफा मैं और खालिद भाई बैठ जाए वन ऑन वन। तो वो भी मैंने करवाया और खालिद भाई ने बड़ा कॉपरेट किया और हुज्जत तमाम भी की। और मैं उनसे उनका बड़ा मशहूर हूं कि उन्होंने उस वक्त ये सारी बातें की। लेकिन बावजूद ये इत्तेहाद, फितरी इत्तेहाद उस वक्त नहीं हो सका। और बाद में जो इत्तेहाद हुआ है फिर उसमें पीएसपी भी शामिल हो गई, फिर वो गवर्नर साहब ने एफर्ट्स की, फिर वो बहुत सारे लोगों को ये कहना है, मानना है, जानना है कि ये पूरा मैनेज किया गया। मैं कहता हूँ जो भी आया दुरुस्त आया, देर आयत दुरुस्त आयत, और अच्छा हुआ। और अब ये सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स एमक्यूएम में इस वक्त 4 हो गए, जबकि आइन में एमक्यूएम की गुंजाइश नहीं है 4 डिप्टी सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स की। एमक्यूएम में सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स के लिए 2 लिखा है कि 2 लोग हो सकते हैं, और डिप्टी कन्वीनर्स 5 या फिर तादाद के लिहाज से हो सकते हैं। तो एनीवे अभी चूंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है और हम आगे इसका देखते हैं कि तो इसका अमल मतलब क्या होता है है। क्या शाहिद भाई साहब, इसका मतलब है कि पहली आइन की खिलाफ वर्जी तो ये है, पहली खिलाफ वर्जी तो यही हो गई। वैसे तो बहुत सारी खिलाफ वर्जियां यकीनन हुई हैं, लेकिन ये ताजा खिलाफ वर्जी जो है वो यही हुई कि आइन में 2 सीनियर डिप्टी कमिश्नर का जिक्र है और यहाँ पे 4 हो गए। तो ये तो आइन, जी एमक्यूएम का जो आइन है वो तो उसके खिलाफ वर्जी हो गई।
अच्छा, फिर अभी अभी ये भी बात चल रही है, सुनने में आ रहा है कि शायद तंजीमी ढांचा तहरीर कर कर मरकजी कमेटी बनाई जाए जी। और नया आइन बनाया जाए। तो मैं ये अच्छा। समझता हूँ कि इंटरिम ये चीजें हैं, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा था, बहुत दिनों से मैं मसरूफ था, कुछ अपने मामलात थे, कुछ चीजें थी, कुछ में वो रिफॉर्मेशन ऐसी देख नहीं रहा था जो एमक्यूएम में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो ज्वाइन किया एज ए रिफॉर्मर। मैं जब डिप्टी कन्वीनर में बना था और अल्ताफ भाई ने मुझे बनाया था, तो भी रिफॉर्म्स ही मैं लेकर आया था, और मैंने पूरा एमक्यूएम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो तब्दील किया था, और यूनिट और सेक्टर्स और इस पर हमें बड़ी मारें पड़ती थी। तो मैंने ये सारा रिकमेंड किया था, इसको तब्दील किया जाए और टाउन और यूसीज के तौर पे काम किया जाए। और माशाल्लाह से अभी एमक्यूएम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स है वो टाउन, यूसीज और वार्ड्स पर मुश्तमिल है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और अब जो मुझे खुशी इस बात की है कि ठीक है, जो मरकजी सतह पर क्या तब्दीलियां आएंगी और तंजीमी ढांचा क्या बनेगा। देखिए, राब्ता कमेटी की जो मेंबरान की तादाद है अब तकरीबन कोई 60-70 से ऊपर चली गई है। तो जो इतना बड़ा फोरम नहीं होता है, मरकजी फोरम बहुत मुख्तसर होता है और बहुत ही डेडिकेटेड होता है और बहुत ही क्वालिफाइड होना चाहिए। मेरे मैं को कहता ऐसा हूँ लग कि रहा है ये जी। 60-70 की जो राब्ता कमेटी है, लगता है यही एमक्यूएम है, बाकी पीछे कोई भी नहीं है। कारकुनान तो जीरो है, सबको ले लिया, सबको देखिए, डिप्टी वो राब्ता कमेटी का मेंबर बना लिया गया। बहुत सारे हो गए। हाँ, मैं कल गया था तो पूरा कमरा ही भर गया था जी राब्ता कमेटी के मेंबर। और फिर पता मैंने नहीं वो कौन खालिद कौन भाई से से नए नाम है जो कभी, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना। ऐसे ऐसे लोग जो है वो राब्ता कमेटी के मेंबर हो गए। ये तो आप साबिर भाई बेहतर अगर समझते होंगे, आप बेहतर जानते होंगे कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए। और ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए ये भी कैसे। आगे बढ़ गए। जी अच्छा, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है ना, अभी तो हमें देखना है कि व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेशन इसकी क्या होगी। अच्छा, अभी बल्दियाती इलेक्शन पहला मरहला था जो कि हमने स्किप किया। वजह ये थी कि स्किप इसलिए करना पड़ा कि एक तो पीपल्स पार्टी ने उसमें बहुत ही ज्यादा आईनी मोशगाफियां और डिलिमिटेशन के खिलाफ गई, बहुत सी खराबियां की जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो उस लिहाज से भी हमें बहुत नुकसान था, प्लस लोग अभी तैयार नहीं थे। अच्छा, अभी हमारा वोटर जो है बहुत ही बेदार मगज वोटर है। देखिए, कराची का, हैदराबाद का जो वोटर है, खास तौर पे जो शहरी वोटर है, खास तौर पे जो महाजिर वोटर है, वो बड़ा बारीक बीनी से चीजों को देखता है। वो स्विंग वोटर नहीं है, वो हवा के साथ स्विंग नहीं करता है, वो अपनी बिल्कुल सॉलिड जो ग्राउंड के ऊपर देखकर चीजें करता है। तो मैंने खालिद भाई से ये बात कही है और मैं इसमें पार्ट प्ले करूंगा, मैं वहां मौजूद हूँ, कल मैं गया भी था और मैं इंशाल्लाह रेगुलर जाऊंगा भी, कि हम वो रोल प्ले करें कि लोगों को तब्दीली नजर आए। ये जिम्मेदारियां, ये बांट देना, ओहदे बांट लेना, 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर हो गए, 8 डिप्टी कन्वीनर हो गए, इससे एमक्यूएम का जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, अच्छा, इस परसेप्शन चेंज हवाले हुआ से है या नहीं हुआ है, ये शाहिद देखना भाई है। सवाल, इस हवाले से मैं एक और भी जमीनी सवाल करता चलूं कि ये जो डिप्टी कमिश्नर बनाए हैं, खास तौर पे जो मुस्तफा कमाल साहब को जो सीनियर डिप्टी कमिश्नर बनाया है, तो इस पे पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों के तहफुजात हैं कि भाई ये सीनियर कैसे हो गए। और एक जो कोई बहुत ही सीनियर कारकुन है, बुजुर्ग है वो, उनकी एक ऑडियो भी जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर, जो कह रहे हैं कि भाई ये मुस्तफा कमाल साहब इतने सीनियर कहाँ से हो गए कि इनको सीनियर डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया, और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। तो आपके तो इल्म में ये सारी चीजें होंगी कि पार्टी के अंदर लोग जो है बड़े तहफुजात रखते हैं इस हवाले से, एक तो मुस्तफा कमाल के आने पे भी रखते हैं। आप देखिए, बात यह है कि अब मुस्तफा भाई तो चेयरमैन थे ना एक पार्टी के, अब वो जब अकोमोडेट होंगे आके इस पार्टी में, तो डेफिनेटली अगर हाईएस्ट फोरम पे हाईएस्ट जो डेजिग्नेशन तो एक ही होगा, या तो चेयरमैन या कन्वीनर। तो डेफिनेटली जो सेकंड हाईएस्ट है वो तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है। तो अभी तो साबिर भाई अकोमोडेट करने की बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद खालिद भाई और मुस्तफा भाई और अनीस भाई और आमिर भाई, ये जो ऊपर की जो टॉप लेयर है हमारी, शायद ये बहुत जल्द ये फैसला करे जो अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए और कारकुनान के मुताबिक होना चाहिए, जिसमें तमाम सवालात दम तोड़ देंगे। वो ये कि पार्टी के अंदर एक फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाए और एक 20-22 रुकनी राब्ता कमेटी, या मैं तो कहता हूँ देखिए, राब्ता कमेटी जिनसे राब्ते के लिए बनी थी अब तो उनसे राब्ता ही नहीं है ना। तो फिर राब्ता कमेटी किस चीज की, मेरी बात को जी आप समझ रहे होंगे जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे राब्ता था उनसे अब तो राब्ता आप कमेटी ऑल इन थी, ऑल हैं। अब तो अब राब्ता ही नहीं आपको है। लंदन हाँ, रब्ता करने की जरूरत नहीं है, ऑल इन ऑल है तो मरकजी कमेटी बनाए सीधी सीधी। हाँ, मैं भी यही चाहूंगा। और मैं खालिद भाई से अगर मेरी मुलाकात है, खालिद भाई बहुत पॉजिटिव है और खालिद भाई चीजें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी देखते जाएं, अभी चीजें क्या क्या हो रही हैं, अभी तो जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं।
लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने ग्रास रूट लेवल पर, टाउन्स की सतह में, यूसी की सतह पर देखा है कि तमाम कारकुनान सारी अपनी बाहमी इख्तलाफ और रिफ्ट भुलाकर अपनी यूसीओ में और टाउन्स में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिससे कोई शक नहीं कि एमक्यूएम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा माशाल्लाह बढ़ गई है। और ऊपरी सतह पर कुछ हमें रिफॉर्मेशंस, और ऊपरी सतह पर अब हमें राब्ता कमेटी जो मौजूदा चले, अभी सब बैठकर मुत्तफिका राय के साथ एक अच्छे बुनियादी ढांचा बनाए और जो काबिल कबूल हो, और एक रिफॉर्मेशन लाए जो अवाम को कबूल हो, जो अवाम के दिलों को जाके छुए, जिससे अवामी उमंगे बेदार हो और अवाम वोट डालने निकले। क्योंकि अभी जिमनी इलेक्शन का मरहला सामने है। अगर हम इसी सिचुएशन में जिमनी इलेक्शन में जाएंगे तो मैं नहीं समझता कोई हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये लेकिन अगर हम जमनी इलेक्शन की आपने शायद भाई बात की, और वो बिल्कुल सर पर है, उसकी तैयारी भी हम, और ये कहा जाता है कि जो अभी मरकजी कमेटी नहीं बनाई, वो के प्रोग्राम तो था, वो रोक इसलिए दिया ताकि इलेक्शन सामने है तो उसका मुकाबला करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अभी फिलहाल राब्ता कमेटी से ही काम चलाया जाए और ये डिप्टी कन्वीनर ले आए। अच्छा, अब ये जो जमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें 9 नशिस्तें कराची की है, तो इस पर एमक्यूएम हिस्सा ले रही है, और कौन उम्मीदवार कौन होंगे या उम्मीदवार हैं भी कि नहीं है, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है, और इलेक्शन तो बगैर पैसे को होता नहीं है। तो ये ऐसा कोई उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है कि जो कम से कम करोड़पति हो और इलेक्शन के अखराजात भी कर सके। तो इसका मतलब है निचला जो जो बेचारा गरीब कारकुन है, उसका पत्ता तो कट गया, किसी भी किस्म का टिकट लेने वाला मामला उसको तो नहीं मिलेगा। जी, सूरत हाल थोड़ी सी आप सही कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। और एमक्यूएम, जाहिर बात है, इतना अरसे से एमक्यूएम के पास फंड रेजिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। और फंड रेजिंग एमक्यूएम तो घर घर जाके हम चंदा जमा करते थे तो फिर हम इलेक्शन लड़ते थे। अभी हमारे चंदा जमा करने पर भी पाबंदी है, जबकि और पार्टियां फॉरेन फंडिंग तक कर रही है अपनी पार्टी के लिए, और जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन और ओवरसीज से फंड इकट्ठा करके लाते हैं। आपको पता है ये बात, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और उस फंड में गबन भी होता है और उसके केसेस भी बाज रहनुमाओं पे चल रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम को तो बुनियादी चंदा जमा करने पर भी पाबंदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम एक फैसला करे, जो कि उसूली होना चाहिए, कि कारकुनान को वोट, जो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े, ग्रास रूट लेवल पर जो गरीब कारकुनान है उनको टिकट दिया जाए, और जो अमीर कारकुनान है या रहनुमा है वो अपना फंड डालकर उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। देखिए, अगर एमक्यूएम ये फैसला करती है कि एमक्यूएम उन लोगों को टिकट देगी जो कभी भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहे, क्योंकि देखिए ये 6 7 8 महीने का आपकी इलेक्शन की जो जीतेंगे वो आएंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं, जैसे होता है ना, जब पाकिस्तान 1 2 मैच जीत जाता है तो तीसरे मैच में पाकिस्तान नए खिलाड़ियों को मौका देता है, जो कि बैठे हुए इंतजार में कि उनको ग्रीन कैप मिलेगी। तो मैं खालिद भाई से ये अपील करूंगा कि खालिद भाई ये जिमनी इलेक्शन में उन लोगों को ग्रीन कैप दें जो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुए, उन साथियों को इलेक्शन लड़ाएं, शहीदों की फैमिली से, असीरों की फैमिली से लें, पढ़े लिखे साथी लें, और तमाम जो अमीर हमारे कारकुनान हैं, जो बन गए हैं या हो गए हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया है, जैसे भी अल्लाह से उन्होंने लिया है, वो मिलकर जो है वो गरीब कारकुनान को जिताएं और इलेक्शन में जीते। और मैं कहता हूँ अगर एमक्यूएम इस तरह का फैसला करती है तो मुझे 100% उम्मीद है कि आवाम भी निकलेगी और वोट भी डलेंगे और एमक्यूएम के 9 के 9 कारकुनान जीत के असेंबली में जाएंगे। मुझे इसका बड़ा पूरी उम्मीद हूं मैं इस वाले फैसले लेकिन पे अगर लेकिन हो जाता है। शायद भाई बात सारी ये है कि जो असल एमक्यूएम है, जो असल जिसके वोटर हैं, और जिसके कहने पे लोग खंभों को वोट देते थे और मुंतखब लाखों वोट पड़ते थे, एक एक जो रुकन असेंबली है वो 1 लाख से कम तो वोट होता ही नहीं था। तो जब वो उसका बाइकाट जाहिर है अभी जारी है, वो बाइकाट कर रहे हैं, वो उनका फैसला अभी तक बाइकाट का है, तो टर्न आउट क्या होगा, कितने वोटों पे आपका कोई एमएनए आ जाएगा? देखिए साबिर भाई, आपकी बात बिल्कुल बचा है। बाइकाट का फैसला किसी भी तरीके से कौम की मुश्तरका मफाद में नहीं है। इससे दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं और हम आपस में हमारे लड़ने से, तो मैं तो नहीं, ये तो देखें प्रेशर बिल्डअप करने के लिए है ना। वो तो जी कहते हैं जी आपने एक पार्टी पे कब्जा कर लिया, पार्टी के तमाम वसाइल पे कब्जा कर लिया, और पार्टी के जो बानी और कायद है उनको आपने निकाल दिया, तो पार्टी पे तो देखे ना आप मुसल्लत हो गए। तो पार्टी तो आपकी नहीं है उसूली तौर पे। और फिर आपको 6 साल का 7 साल का जो टाइम मिला बानी के बगैर इस पार्टी को,
वो पार्टी कोई साबित भी नहीं कर सकी, कोई उसका मैंडेट नहीं है। उन्होंने अलग पार्टी भी अपनी बना के देख ली मुस्तफा कमाल साहब ने, वो 0/0, और ये भी जो है वो 0 पे चले जा रहे हैं। तो असल पार्टी, तो ये जो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पूरी दुनिया कम से कम ये मान रही है कि जनाब असल जो वोट बैंक है वो तो अल्ताफ हुसैन का है, पहले भी अल्ताफ हुसैन का था, आज भी अल्ताफ हुसैन का। तो जब तक ये प्रेशर बाइकाट के जरिए बिल्डअप नहीं होगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा, तो उनको कैसे मतलब माना जाएगा, आजादी इजाजत दी जाएगी। देखिए, आपकी तमाम बातें बिल्कुल एक तरफ, और इन तमाम बातों में काफी वजन है और सारी चीजें मैं समझता हूँ। मैं सारी सिनारियों में काम करता रहा हूँ और मैंने सारी चीजें देखी हैं। मेरा सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाइकाट किसी भी तरीके से अवाम के मसाइल का हल नहीं है। ये अक्लमंदी से इस बात का सबूत देना चाहिए कि या तो आप अपने कैंडिडेट खड़े करें, आजाद उम्मीदवार खड़े करें और लोगों से उनको वोट दें, या फिर ये जो मैंने तजवीज दी है कि कारकुनान को टिकट दिया जाए और कारकुनान को टिकट मिलने पर वहां से भी खुशी का इजहार किया जाए और ये कहा जाए कि चलो ये जो नए कारकुनान आए हैं हम भी इस फैसले की तायद करते हैं। और ये जितने भी कारकुनान हैं एमक्यूएम के बुनियादी कारकुनान होंगे ना भाई, देखें इस वक्त तो बहुत बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई है। इस हाथियों की लड़ाई में दो किस्म के लोग पिस रहे हैं। एक तो वो मुखलिस कारकुनान जो कहाँ जाएं उनके समझ में नहीं आ रहा, दूसरे अवाम जो जिनका सत्यानाश कराची में हो रहा है। तो इसमें तो देखिए, एक अगर साइड को या एक पार्टी को या एक जिसे कहते हैं कि क़यादत को सोचना पड़ेगा संजीदा होकर कि अगर इस वाले चीज को हम छोड़ दें। अभी तो देखिए वो जिद्दोजहद चल रही है ना, जो हो रही है वो फैसला जहां से भी होगा, जब भी होगा और जब भी अगर इजाजत मिलती है काम करने की, जैसे कि देखिए जब आप देख रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में हर जगह ऐसे ऐसे नारे लगे, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि जिसके सामने अगर मैं देखा जाए तो उनका कसूर इतना ज्यादा है ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए बानी तो बानी रहेंगे हमेशा। ये तो एक होता है ना, एक बच्चा पैदा हुआ उसका बाप है उसका नाम है, ये तो एक अलग बहस है, इसको तो आप एक तरफ कर दें। अब बहस ये है कि जो मकामी क़यादत होगी उसके लिए इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाए, लंदन वाले भी सारे आ जाएं, कराची वाले भी आ जाएं, सब आ जाएं और एक दफा कान पकड़ के तौबा करें, हम गलतियां नहीं करेंगे जो खराबी हुई नहीं हुई है। लेकिन अवाम के लिए, महाजिरों के लिए, इस मुल्क के बेहतर इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि देखिए इस मुल्क ने बहुत सफर किया है। अगर इमरान खान को कराची का मैंडेट उठा के दे दिया गया, इन ऑर्गेनिक एक सपोर्ट की गई, इन ऑर्गेनिक एक 14 एमएलए ला के डाले गए, तो 14 एमएलए को कराची वालों ने कहीं देखा नहीं, अच्छा, उनका ये जो फंड कहाँ आया तजवीज, कहाँ लगा। शाहिद भाई, ये जो तजवीज आप दे रहे हैं कि लंदन वाले भी आ जाएं, कराची वाले भी आ जाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, तो ये तजवीज आप कैसे दे रहे हैं? क्यों आपकी पार्टी जो है वो मानेगी इस बात को? आप मतलब अपने तौर पे दे रहे हैं, जाती तौर पे पार्टी तो नहीं ये बात कभी तस्लीम करेगी कि जी लंदन वाले भी आ जाएं। वो तो उनको मानते ही नहीं, उनको निकाल चुके हैं। नहीं नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं तो बहरहाल ये मेरी जाती तजवीज है, पार्टी में तो इस फोरम पे कहीं डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि एक एमक्यूएम के कारकुनान का बहुत बड़ा धड़ा है जो घरों में बैठा हुआ है, जी। समझ रहे ना आप, जो किसी जगह रोल प्लेइंग नहीं कर रहा। आप उनको भी आम माफी का ऐलान दें। अभी तो रऊफ सिद्दीकी भाई ने यही बात तो बोली है कोर्ट, नैब कोर्ट के बाहर। तो मैं उसी बात की तनाजुर में ये बात मेरे जहन में आई है कि सबको एक दफा आम माफी दी जाए और सबको काम करने का मौका दिया जाए। कन्वीनर खालिद मकबूल भाई रहे, राब्ता कमेटी खत्म करके मरकजी कमेटी बनाया जाए और मरकजी कमेटी का इंटर पार्टी इलेक्शन कराया जाए। देखिए अभी भी हम कहते हैं ना वो ये दाग दाग उजाले, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी तमन्ना की थी, क्योंकि अभी भी एक फैक्शन मौजूद है। जैसे आपने कहा आपकी अपने तहफुजात है ना कि बाइकाट हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए बाइकाट हो भी जाएगा ना, आप ये देख रहे, अबू बकर भाई जीते इलेक्शन 65 वोट से, बाइकाट के नतीजे में ही जीते, तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन जीत टर्न तो आउट जीत। क्या था? देखिए जीते तो फिर टर्न आउट जमात को कौन इस्लामी, देखता है देखिए साबिर जमात भाई। इस्लामी भी तो जीती है ना, पीपल्स भाई पार्टी भी जीती है। लेकिन उनका आपकी क्या बात सही क्या है आप समझेंगे कि उनको कोई कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है? ये मैंडेट का लाएगा चंद चंद हजार, चंद चंद सौ वोट? नहीं कहलाएगा भाई, नहीं कहलाएगा, लेकिन मेंबर तो जीत के हलफ उठाएगा ना। वो थोड़ी अपने जमीर के मुताबिक बोलेगा कि भाई मुझे तो कराची वालों ने 6% भी वोट नहीं दिए और मैं नहीं उठा रहा हलफ। ऐसा तो और हमारे लोग तो मुल्क में कानून है पूरी ना, दुनिया ऐसा तो तो हमारे जानती है मुल्क ना इस में। बात, पूरी जी, दुनिया को तो ये बात पता है ना कि भाई 6% वाला, 5% वाला जो वोट लेने वाला जो है वो मेयर बन गया। अच्छा 6% भी टोटल वोटिंग है उनके, जिसमें मेयर बनेगा उसके तो वोट 2-2.5% होंगे। आप ये भी देखें। अच्छा,
बिल्कुल, मैं तो ये टोटल आबादी के लिहाज से बता रहा हूँ, वोटर लिस्ट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। जो वोट डालते हैं लोग, जाहिर बात है पूरी आबादी तो वोट नहीं डालती, वोटर का तो एक क्राइटेरिया है, 18 साल से उम्र, बड़े उम्र के लोग वोट डालते हैं। लेकिन आबादी तो पाकिस्तान की, या अगर हम कराची की लगा लें, 3.5 करोड़ आबादी है, और उसमें जो वोट पड़े वो तकरीबन कराची की भी अगर आप लगा लें तो 6 लाख के करीब वोट पड़े, और पीपल्स पार्टी के तो वोट इससे भी कम पड़े। तो ये तो कहीं पर कोई अच्छा, उसूल अभी नहीं है आपने जो शायद अभी आपने बात की कि बाइकाट जो है वो नहीं करना चाहिए, और एमक्यूएम मैं कहता हूं मसले का अगर हल नहीं है, मसले इससे का हल नहीं, नुकसान, तो आपकी इससे इस नुकसान है। एमक्यूएम बहादुरा, तो आपकी बहादुराबाद ने भी तो बाइकाट किया रात 1 बजे, उसको बाइकाट का नाम नहीं दिया, दस्तबरदारी का नाम। तो दस्तबरदारी और बाइकाट, बाइकाट तो चले फिर भी काबिल कबूल है, दस्तबरदारी का मतलब तो यह है कि आप पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएस पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। ये कौन सा फैसला नहीं, किया था बहादुराबाद में? देखिए आप साबिर भाई, इसके एंगल तो बहुत है ना। पीपल्स पार्टी के हक में दरबार 10 बरदार हो गए, किसी ने कहा पैसे लेकर आसिफ जरदारी से हो गए, ये तो सब कहने की बातें हैं। लेकिन जहां तक उसूली बातें जो खालिद भाई ने कही भी, वो यही बात है कि जब तक ये आप, एक तो वोटर्स जो है वो उनके जिसे कहते हैं ना कि क्वांटिटी के हिसाब से हल्का बंदियां नहीं बनेंगी। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि तो कहीं पर इसमें आपने देखिए 6,000 पे यूसी शाहिद बना भाई, दी, इसमें भी कहीं पर 90,000 पे। इसमें भी कसूर तो आप एमक्यूएम का ही है ना, कि आपने क्या नाम है, वसीम अख्तर को गए हुए भी अभी 2.5 साल हो रहे हैं। आपने ना तो वसीम अख्तर के दौर में हल्का बंदियां दुरुस्त की, ना इमरान खान के दौर में आप हुकूमत में रहे उस वक्त हल्का बंदियां। आप अब इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले कह रहे हैं कि जी हल्का बंदियां दुरुस्त कर रहे हैं, वरना हम अपना फैसला करेंगे। तो ये इसमें कसूर किसका, हल्का बंदियां दुरुस्त करवाने में? ये तो यानी इंतहाई नाअहल तरीन लोग साबित हुए ना ये तो, कि हल्का बंदियां तक नहीं करा सके। आप देखें, मैं आपसे ये कहूंगा, एमक्यूएम जिस तरह चल रही है, एमक्यूएम के ऊपर जिस तरह का एक जबर भी मुसल्लत है, एमक्यूएम मैंने देखा है बहुत सी चीजों पे मेरा इख्तलाफ रहा, लेकिन मैंने करीब से जब जाके देखा तो मुझे पता चला कि रियासती बहुत से जबर, फैसले। शाहिद भाई, जी जी। रियासती जबर तो जिन पर है उन पर है, असल एमक्यूएम पे है। आपको तो हुकूमत में आप यानी एमक्यूएम बहादुराबाद तो हुकूमत की कश्ती में सवार थी, एक पैर उसी में था और दूसरा पैर फिर दूसरी हुकूमत में डाल दिया। तो आप तो इक़्तिदार की कश्ती में मुसलसल सवार हैं। आप कहाँ अताब का या किसी और चीज का या मुश्किल हालात का शिकार हैं? अच्छा, ये नहीं नहीं हमारी नहीं गुफ्तगू। साबिर भाई, ये ये इसको एक टर्म है, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। एमक्यूएम जो है ना, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस का शिकार है। एमक्यूएम बहुत सारे फैसले आजादी से नहीं कर सकती, अभी जी, मैंने ये चीज नोट की है। और ये बहुत सारी चीजों पे हमें थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा, लड़कर नहीं, आर्गुमेंट करके, बात को मनवा कर। देखिए, जो लोग इस मुल्क की तकदीर के ये फैसले आपने करते बड़ी हैं। अच्छी एक बात बता दी कि एमक्यूएम जो है वो अपने फैसले खुद नहीं कर रही है, बहुत सारे यस, मैंने, फैसले जो है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ये लेकिन अब अच्छा शाहिद भाई, सवालात तो और बहुत सारे हैं। जाहिर है आपसे आइंदा निश्चित भी हम रखेंगे जल्द ही। इसमें इंशाल्लाह जरूर। मरदमशुमारी, हल्का बंदी और बहुत सारी और बातें होंगी, और मुल्क के उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। तो जी जी बाकी जो सवालात हैं, बातें हैं आपसे, चूंकि कोई पहली दफा नहीं, इसके बाद भी वो रहेगा, जी, राब्ता जरूर जरूर। गुफ्तगू रहेगी। बस एक तो एक बात साबिर भाई मैं कहना चाहूंगा, जी जो इस वक्त खुद शुमारी हो रही है ना, डिजिटल मर्दमशुमारी। जी जी मैं कल बहादुराबाद गया इसलिए था कि मैं ये देख रहा था कि सेल्फ इन्यूमरेशन, जो डिजिटल सेंसस का जो काम चल रहा है, उसमें अभी तक हमारे गली कूचों में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं गया था कि आवाम से मैं ये अपील करूंगा, और इंशाल्लाह एमक्यूएम भी इस पे वर्किंग कर रही है, कि सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद शुमारी, मर्दमशुमारी से आगे दुनिया चले गई है। अब आप खुद शुमारी पर आ गए हैं। तो सेल्फ इन्यूमरेशन की जो वेब ऐप है, उसके जरिए कराची के अवाम अपने आप को बहुत ज्यादा, हर खानदान यानी एक एक खानदान अपने आप को रजिस्टर करवाए, ताकि दूसरे मरहले में फिर हम रह ना जाएं। ठीक है शाहिद भाई, थैंक यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जजाकल्ला। गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला, और आइंदा अभी इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी गुफ्तगू जारी थी एमक्यूएम के साबिक डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा साहब से, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त, और आखिरी बात तो बहुत ही अहम है कि खुद शुमारी वाली बात, तो यकीनन इस पर तवज्जो देनी चाहिए सबको। और खुद शुमारी के लिए अगर नहीं पता बाज मामला, तो किसी से पूछ कर पता करके जरूर खुद शुमारी का अमल जो है वो उसमें शामिल होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मेरी आपसे एक बार फिर यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। शाहिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू जी, जजाकल्ला। अल्लाह अल्लाह।